हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्कबुक 2023-24 के पक्ष रेखा आकलन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 41 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप विज्ञान और गणित विषय की वर्कबुक की सभी क्लासेस आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है, ये आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी। कौन सा ऑक्साइड होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। यह ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। इस वजह से ये कौन सा ऑक्साइड है? इस वजह से ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो जो वनस्पति तेल है जो कि आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब उन्हें निकल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो वनस्पति तेल किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? वनस्पति घी के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक काम करते हैं निकिल और पैलेडियम। ठीक है। वनस्पति तेल क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से कार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और जब इनको हाइड्रोजन के साथ आपके निकल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण और इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। चौथा प्रश्न है, टमाटर में पाया जाता है। तो टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आप सबको मुझे कमेंट करके बताना है। सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये प्रश्न मैंने कई बार बता दिया है, वर्कशीट में भी, चैप्टर की व्याख्या के दौरान भी। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ट्रोटरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं। ये आपका होमवर्क है। आगे प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा द्रव निम्न में से कौन द्रव अवस्था में पाई जाती है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपकी द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है। ब्रोमीन धातु होते हुए भी द्रव अवस्था के रूप में पाई जाती है। आगे बात करें, मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ विलय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वक्रक में जिस संरचना द्वारा निकाले जाते हैं वह है, यानी मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, उनको उत्सर्जन तंत्र की कौन सी इकाई के द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो वो है आपका नेफ्रॉन। कौन सी इकाई है? नेफ्रॉन। आगे प्रश्न संख्या 7, रक्तदाब मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो रक्तदाब को मापा जाता है स्पाइगोमेनोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्पाइगोमेनोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 8, जड़ें होती है। जड़ें होती है, तो जड़ें कैसी होती है? तो जड़ें हमेशा धरती के धरातल से नीचे की तरफ, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में क्या करती है? वो आपकी वृद्धि करती है। तो जो जड़ें होती है वो होती है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। कैसी होती है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, क्योंकि वो आपकी धरती के धरातल से नीचे वाले भाग में गति करती है। तो इस वजह से जड़ें कैसी होती है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। किसमें उत्पन्न होता है? तो ये वर्षण के अंदर उत्पन्न होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फिर 10वां, ओजोन परत में पाई जाने वाली गैस ओजोन O3 के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो सीधा सा दिख रहा है O3, यानी कि 3 होते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11, सेविंग दर्पणों में के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो जो सेविंग दर्पण होते हैं वहां पर उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, ताकि सेविंग करते समय
हमें चेहरे का बहुत बड़ा आवर्धित और स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। आगे प्रश्न संख्या 12, पानी से भरी बाल्टी की तली पर रखा सिक्का किस भौतिक परिघटना के कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो पानी से भरी बाल्टी के अंदर हम एक सिक्के को रख दे और फिर उसे जब हम बाहर से देखेंगे तो वो उसके रियल धरातल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये कौन सी घटना है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 13 है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखो 12 वोल्ट विभवांतर है, यानी V का मान कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। Q का मान कितना दिया हुआ है? Q का मान दिया हुआ है 2 कूलम। तो V बराबर सूत्र क्या होता है? विभवांतर बराबर W अपॉन Q। कितना सूत्र होता है? W अपॉन Q। तो यहां पर देखो हमें W ज्ञात करना है, तो V गुणा Q यानी 12 गुणा 2 यानी कि 24 जूल। कितना कार्य करना पड़ेगा? हमें 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, V बराबर W अपॉन Q, हमें W निकालना है तो V का Q से गुणा हो जाएगा, तो 12 का 2 से गुणा हो गया तो 24 जूल। प्रश्न संख्या 14, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? माइकल फेराडे ने। किसने दिया था? माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। अगला 15वां, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है? तो संबंध होता है f बराबर 2r। क्या होता है? f बराबर 2r। r का मान निकालेंगे तो f बट्टा 2 कितना हो जाएगा? f बट्टा 2। यह आपके कुल 15 अबसद वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे। आगे बात करते हैं आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न की। प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है कि जो आश्रित जल है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि जो वर्षा का जल है वो विद्युत का चालन करता है, क्यों? तो चलिए इसके उत्तर हम जानते हैं कि आखिर जो आश्रित जल, जिसे हम शुद्ध जल भी कहते हैं, आश्रित जल को हम क्या कहते हैं? शुद्ध जल भी कहते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, लेकिन वर्षा का जल करता है। ऐसा क्यों है? चलिए उत्तर को जानते हैं। तो देखें कि जो आश्रित जल हैं वो कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं, जिसमें आयन नहीं बनता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि इसकी पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति उदासीन है, और जब प्रकृति उदासीन है तो इसमें किसी भी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होगा, तथा विद्युत का चालन आयनों के द्वारा ही होता है। यानी विद्युत धारा के चालन के लिए आपके आयन जिम्मेदार होते हैं, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। लेकिन आश्रित जल के केस में आयनों का निर्माण ही नहीं होता, इस वजह से वहां पर विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता। वही बात करें वर्षा जल की, तो वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं? अम्ल। यानी वर्षा जल की जो प्रकृति है वो थोड़ी अम्लीय होती है, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में मिलकर इसे क्या कर देते हैं? जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं, और ये अम्ल H+ आयन क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, और आयनों की उत्पत्ति की वजह से ही वर्षा जल के अंदर विद्युत धारा का चालन हो पाता है। लेकिन आश्रित जल या शुद्ध जल के अंदर आयनों का निर्माण नहीं होने की वजह से वहां पर विद्युत धारा का चालन संभव नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर एनोड तथा कैथोड पर कौन कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, NaCl के जलीय विलयन में। तो देखो NaCl के जलीय विलयन में, ठीक है, जब हम क्या करेंगे? इसका विद्युत अपघटन करेंगे या इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो यहां पर कौन कौन सी गैस निकलेगी वो हमें बताना है। तो यहां पर जो गैस निकलेगी वो आपकी एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और दूसरी आपकी कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, तो NaCl का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब बात आती है कि एनोड पर कौन सी होगी और कैथोड पर कौन सी होगी। तो एनोड पर होती है आपकी क्लोरीन गैस और कैथोड पर होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एनोड पर कौन सी गैस? क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है, और कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्सर्जित होती है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 18, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसकी क्या वैल्यू है, वो हमें बताना है। तो देखें कि जो पौधे हैं, पौधे मृदा में एक निश्चित पीएच पर ही क्या होते हैं? उगते हैं। मृदा के पीएच मान में परिवर्तन मृदा में सूक्ष्म पादप व सूक्ष्म जंतुओं के प्रकार व संख्या में परिवर्तन कर देता है।
यानी कि जो पौधे होते हैं वो मृदा के अंदर एक निश्चित पीएच पर ही उगते हैं। यदि मृदा के पीएच मान में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाए तो मृदा में उगने वाले सूक्ष्म पादप और जो उस पादपों पर आधारित सूक्ष्म जंतु हैं उनके प्रकार और उनकी संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा, हमारे आमाशय में उत्सर्जित जो जठर रस है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, लगभग 2 है, जो कैसी है, अम्लीय। इसी तरह हमारी आंतों के द्वारा जिस रस का स्रावित किया जाता है आत रस, उसका पीएच मान लगभग कितना होता है, 7.8, जो कैसा है, सारीय है। इसी तरह हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो कुछ विशेष पीएच पर ही क्या होते हैं, क्रियाशील रहते हैं, और पीएच में कुछ भी परिवर्तन एंजाइमों को क्या कर सकता है, निष्क्रिय बना सकता है। इस वजह से हमारे शरीर के लिए भी पीएच मान एक उचित वैल्यू में होना बहुत ही जरूरी है। आगे, जब मुख में लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो यह दांतों के क्षय का कारण बन जाता है, और यह मुख में अधिक अम्ल के उत्पादन से होता है। यानी हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है वो यदि 5.5 से कम हो जाए तो धीरे धीरे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। अगला, जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा यानी मधुमक्खी के डंक से फॉर्मिक अम्ल को छोड़ा जाता है जो दर्द और जलन क्या करता है, उत्पन्न करता है, और उसकी भी एक निश्चित पीएच वैल्यू होती है। अगला, जंतु तथा पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, और यह पारितंत्र यानी पूरे पर्यावरण का जो सिस्टम बना हुआ है पारितंत्र, उसको पूरी तरह से क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू का हमारे जीवन के साथ साथ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीवन में भी एक विशेष महत्व है। यानी सभी जीव जंतु जिसमें मानव, पेड़ पौधे और दूसरे जो जीव जानवर हैं वो सब एक निश्चित पीएच वैल्यू की प्रास में ही जीवित रह पाते हैं। यदि वो पीएच वैल्यू परिवर्तित हो जाए तो ऐसी स्थिति में उनका जीवन पूरी तरह क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 19 दिया हुआ है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम यानी सूक्ष्म जीवों अपघटकों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वो क्या होंगे, जैसे गोबर, फिर घास, ठीक है, सड़ी हुई सब्जियां, सड़ी हुई सब्जियां, कागज, लकड़ी, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, यानी वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन संभव नहीं है, जिसमें प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीजें हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता है, वो होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। आगे प्रश्न संख्या 20, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था डार्विन ने। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 21, चार्ल्स डार्विन द्वारा दिए गए जैव विकास से संबंध सिद्धांत का नाम बताइए। किससे संबंधित, जैव विकास से संबंधित सिद्धांत का नाम बताना है। तो वो था डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या था इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैव विकास के संबंध में चार्ल्स डार्विन का मत यह था कि जैव विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक वर्ण के आधार पर होती है जिसमें मुख्य निम्नांकित है। डार्विन ने क्या बताया कि जो जीवों की विकास की प्रक्रिया है वो प्राकृतिक वर्ण के आधार पर ही होती है, यानी प्रकृति की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, प्रकृति की जो अनुकूल परिस्थितियों को जो जीव, पेड़ पौधा, पादप, मनुष्य, जो भी इसको अपने अनुसार धारण कर लेता है प्रकृति के अनुसार, वही प्रकृति पर जीवित रह पाता है और बाकी अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। तो देखो उसमें मुख्य बिंदु क्या थे, जीवों में संतानों उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यानी जो जीव है धरती पर उनमें संतान उत्पन्न करने की बहुत प्रचुर क्षमता है, लेकिन उन उत्पन्न होने वाले संतान में से कई सारे जीव ऐसे होते हैं जो उस उपलब्ध प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जीवन संघर्ष। सिंपल सी बात है कि चाहे वो जीव जंतु हो या मानव हो, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है तो अपने जीवन को जीने के लिए, अपने भोजन आवास को लेकर उनमें क्या होता है, संघर्ष होता है। तो जीवन के संघर्ष में जो अपने आप को क्या कर पाता है, विजय कर पाता है, वही जीवित रहता है,
और जीवन के संघर्ष में जो जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्ष नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तीसरा है प्राकृतिक वर्ण, यानी जो भी नया जीव उत्पन्न होता है वो वहां पर उपलब्ध परिस्थितियों के अनुसार जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनके आधार पर अगर अपने आप को सक्षम नहीं बना पाता है तो वो समाप्त हो जाता है। फिर योग्यतम की उत्तरजीविता, फिर वातावरण के प्रति अनुकूलन और नई जातियों की उत्पत्ति, ये सारे बिंदु हैं जो एक जीव के पृथ्वी पर अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। डार्विन ने बताया कि सभी जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता होती है, परंतु जीवों की संख्या सीमित रहती है। इसका कारण है उनमें जीवन संघर्ष। यह संघर्ष वातावरणीय अथवा अंतरजातीय होती है और जीवों में लाभदायक विभिन्नता क्या होती है, वंशागत होती है। योग्यतम लक्षणों वाले जीव स्वस्थ संतान उत्पन्न करके क्या करते हैं, वंश चलाते हैं। प्रकृति योग्यतम जीवों का क्या करती है, चयन करती है। ठीक, तो यह था आपका विकासवाद का सिद्धांत। आगे प्रश्न संख्या 22 दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो। उत्तल दर्पण के केस में जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो उत्तल दर्पण के केस में यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है तो दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में एक छोटा सा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत और ध्रुव पोल पी के बीच में हो उत्तल दर्पण के केस में, तो दर्पण कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में। कैसा होगा, छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। प्रतिबिंब के गुण क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार की तुलना में छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 कि खतरे के जो निशान हैं या खतरे के जो संकेत हैं वो लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो जो श्वेत प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश, वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, वो बच्चों मिलकर बना होता है 7 रंगों से। इसका नाम पता है हमें, विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर। तो इस विबग्योर में जो आपका लाल रंग है, रेड रंग, ठीक है, उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। इस वजह से बहुत दूर से देखने पर भी लाल रंग आसानी से दिखाई दे जाता है। इस वजह से जो संकेत है वो लाल रंग से बनाए जाते हैं ताकि रात्रि के समय जब वाहनों की हेडलाइट उस पर पड़े तो लाल रंग बहुत दूर से भी आसानी से दिख जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 24 दिया हुआ है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है क्या, तो यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से कैसा है, प्रतिरोधक है, कैसा है, विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, यानी उसमें पूर्ण प्रतिरोध की क्षमता है, वो करंट को आगे बढ़ने नहीं दे सकता है, तो स्रोत की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्या होती है, सहित होती है। मतलब एक चालक तार है, इसके अंदर प्रतिरोध R का मान इतना है कि वो विद्युत धारा को आगे प्रवाहित होने से रोक सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहां से हम जो भी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे वो सारी की सारी विद्युत धारा पूर्ण रूप से किसके रूप में क्षय हो जाएगी, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगी। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणा समय। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणा समय। तो यहां पर H बराबर P गुणा T, और P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। तो H बराबर क्या हो जाएगा, VI गुणा T। ठीक है। फिर हमें पता है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो IR गुणा I गुणा T, तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर गुणा R गुणा T। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा किस किस पर निर्भर करती है, विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है वो किस पर निर्भर करता है, एक तो प्रतिरोध पर, फिर समय पर और विद्युत धारा पर। इस पर निर्भर करता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किस किस पर, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर, फिर चालक तार के प्रतिरोध पर, और आपके परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समय पर। इन 3 चीजों पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निर्भर करता है। यानी आपको यह सूत्र याद रखना है, H बराबर I स्क्वायर RT। आगे बात करें प्रश्न संख्या 25, धातु परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि की सचित्र व्याख्या करो। धातु परिष्करण की जो आपकी विद्युत अपघटनी विधि है उसका हमें सचित्र वर्णन करना है। तो कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर और गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप रट ले। कौन कौन सी धातु, कॉपर धातु, जिंक धातु,
टीन धातु, निकेल, सिल्वर और गोल्ड, ऐसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में होता क्या है? इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। और धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। और धातु का जो लवण विलयन होता है उसका उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। ठीक है। विद्युत अपघटन से विद्युत अपघट्य यानी जो धातु का लवण विलयन है, जब उससे धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय के अंदर क्या हो जाती है? घुल जाती है। एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु थी वो उस विद्युत अपघटनी विलयन के अंदर घुल जाती है। और जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु घुली है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर क्या हो जाती है? निक्षेपित हो जाती है। यानी कि आपके एनोड से जितनी अशुद्ध धातु उस विद्युत अपघटनी विलयन के अंदर घुली है उतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु है वो उस विद्युत अपघटनी विलयन से कैथोड पर क्या हो जाती है? निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है। जिससे जो विलय अशुद्धियां है वो तो विलयन के अंदर चली जाती है और जो अविलय अशुद्धियां होती है वो एनोड तली पर क्या हो जाती है? निक्षेपित हो जाती है। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। ठीक है। यानी उन अशुद्धियों में से जो अशुद्धियां विलय होती है यानी घुलनशील होती है वो तो उस विलयन में जमा हो जाती है और जो अविलय अशुद्धियां होती है वो एनोड की तली पर जमा हो जाती है जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। ठीक है। तो देखो यहां पर चित्र में बताया हुआ है विद्युत अपघटनी परिष्करण। देखो ये आपका अम्लीय CuSO4 का विलयन यहां पर लिया हुआ है बर्तन में। ये आपका एनोड है जो किसका बना हुआ है? जो बना हुआ है अशुद्ध धातु का। ठीक है। और कैथोड बना हुआ है आपके शुद्ध धातु की पतली परत का। ठीक है। फिर जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो अशुद्ध धातु है वो इस विलयन के अंदर क्या हो जाएगी? देखो यहां पर लिखा हुआ है Cu2+। ये जो अशुद्ध धातु है ये एनोड से इस विलयन के अंदर क्या हो जाएगी? विलय। और जो धातु विलय नहीं होगी वो विलयन में यहां पर देखो क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। ठीक है। ये क्या है? ये आपका अपद्रव्य है यानी अविलय अशुद्धियां है। कैसी है? अविलय अशुद्धियां। अविलय अशुद्धियां। अब इस विलयन में से जो शुद्ध धातु है वो इस कैथोड पर क्या हो जाएगी? इस कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगी। तो एनोड पर अशुद्ध तांबा है, कैथोड पर शुद्ध तांबा है। विलयन किस किस का बना हुआ है? कॉपर सल्फेट का और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है। तो ये था आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण। तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य विलयन है वो है अम्लीय कॉपर सल्फेट। अशुद्ध तांबा एनोड है और शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य कर रही है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर क्या हो जाता है? निक्षेपित हो जाता है। तो यही विधि है आपकी विद्युत अपघटनी परिष्करण। आगे बात करें प्रश्न संख्या 26 की, आपकी साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। किसकी? साबुन की। तो साबुन होता क्या है? तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। साबुन के जो अणु हैं वो लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं जिनमें दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला भाग और दूसरा छोटा आयनिक सिरा। उदाहरण के लिए C15H31 COONA और C17H33 COONA। ये क्या है? दोनों ये दोनों आपके साबुन के अणु हैं। तो यहां पर देखो इसके दो भाग हैं COONA। इसमें आपका COO वाला जो भाग है वो लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला भाग है। कौन सा? RCOO माइनस वाला भाग, ये लंबी हाइड्रोकार्बन वाला भाग है। और दूसरा है Na+, ये आपका आयनिक सिरा है। इसमें से जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो जल विरागी होता है और जो आपका आयनिक सिरा होता है वो कैसा होता है? जल रागी होता है। जल रागी का मतलब जो जल के अंदर घुलनशील होता है और जल विरागी का मतलब जो जल के अंदर घुलनशील नहीं होता है। तो देखो जब पानी में साबुन को घोला जाता है तो जो जल रागी सिरा है यानी जल से प्रेम करने वाला सिरा वो जल में घुलनशील, और जल विरागी यानी जल से विराग करने वाला जो जल के अंदर घुलनशील नहीं है वो सिरा जल में कैसा होता है? अघुलनशील। परंतु ये जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो किसके अंदर घुलता है? वो आपके तेलीय मैल और वसा
ठीक है। तेलीय मैल और वसा में कैसा होता है, घुलनशील होता है। जबकि जो जल रागी सिरा है ये किसमें घुलनशील होता है, ये आपका जल के अंदर घुलनशील होता है। इसमें घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक, तो जो आपका जल विरागी सिरा है वो आपका जल के अंदर तो अघुलनशील, परंतु तेलीय मैल और वसा इत्यादि में कैसा होता है, घुलनशील। तो जब किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी जब साबुन को किसी कपड़े या वस्तु पर रगड़ा जाता है तो इसके अणु उस कपड़े अथवा वस्तु पर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका जो आयनिक सिरा है वो तो जल के अंदर रहता है तथा जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो जल के बाहर होती है। और ऐसा अणुओं का एक बहुत बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुस्से के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि आयनिक सिरा गुस्से की सतह पर होता है। इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं, मिसेल। तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता। अतः मिसेल में तैरता हुआ मैल रगड़ कर अथवा डंडे से पीट कर आसानी से हटाया जा सकता है। हमने मिसेल की संरचना को चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से समझा रखा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 27, मादा जनन तंत्र के पाए जाने वाले प्रमुख अंगों के नाम। तो मादा जनन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, देखो अंडाशय है, फिर आपकी अंडवाहिनी है, यह गर्भाशय गुहा है, फिर गर्भाशय का अंत स्तर है, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है और ये योनि है। ये प्रमुख भाग है आपके मादा जनन तंत्र के। विशेषकर आपको चित्र के अंदर 4 ही दर्शाने हैं, अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तीसरा गर्भाशय, और चौथा अंग है योनि। ये 4 प्रमुख अंगों को आपको चित्र के अंदर दर्शाना है मादा जनन तंत्र में। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 28 दिया हुआ है कि स्वयं पोषी पोषण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैसों का विनिमय होता है, प्रयोग के द्वारा समझाए और आवश्यक चित्र भी बनाए। तो देखो स्वयं पोषी, स्वयं का मतलब खुद, ठीक है, और पोषी का मतलब पोषण, यानी ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन या पोषण स्वयं बनाते हैं, यानी अपने भोजन या पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे जीव या जो पादप है वो कहलाते हैं स्वयं पोषी। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह के अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं यानी बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्वयं पोषी जीव। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे हैं ये स्वयं पोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। यह पोषण केवल हरे पेड़ पौधों में ही होता है। किसमें होता है, हरे पेड़ पौधों में। इस पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल क्या होता है, आवश्यक होता है। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल, जिसे हम पर्णहरित या हरित लवक भी कहते हैं, क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, हरित लवक या आपका पर्णहरित भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर कौन सी गैसों का विनिमय हो रहा है, CO2 और O2। CO2 गैस क्या हो रही है, अंदर की तरफ अवशोषित हो रही है, पौधों के द्वारा ग्रहण की जा रही है, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन गैस बाहर की तरफ उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, ये मृदा से क्या ले रहा है, पानी ले रहा है और खनिज लवणों को। यहाँ पर पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नामक का वर्णक है, पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगी और आपकी सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगी, और ऐसी स्थिति में ये क्या करेगी, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगी और ऑक्सीजन का क्या करेगी, बाहर की तरफ उत्सर्जन करेगी। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 29, विद्युत मोटर की क्रियाविधि बताइए। विद्युत मोटर की क्रियाविधि बतानी है कि विद्युत मोटर काम क्या करती है। तो आप सबको पता है
कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। क्या काम करती है? जो आपकी विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में बदलने का काम करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करती है? विद्युत मोटर करती है। तो देखिए आपके सामने चित्र दिया हुआ है। तो जब कुंडली ABCD में, देखो यहां पर चित्र को समझा देता हूं। ये दोनों क्या है? ये दोनों चुंबक के ध्रुव है। ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये दो स्थायी चुंबक है। फिर बीच में ये क्या है? बीच में ये आपकी कुंडली है यानी आर्मेचर है। फिर यहाँ पर ये विभक्त वलय है, यहाँ पर ये ब्रूस है, और ये आपकी धुरी है, ये आपकी कुंजी है, और ये आपकी बैटरी है। ठीक है, यह विद्युत का स्रोत है। तो जब कुंडली ABCD के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली की दोनों भुजा AB और CD पर चुंबकीय बल क्या होता है? आरोपित। कौन सी भुजा पर? AB भुजा और CD भुजा, इन दोनों के ऊपर क्या लगता है? बल लगता है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार कुंडली की जो AB भुजा है या AB भुजा पर लगने वाला जो बल है वो उसे अधोमुखी, अधोमुखी का मतलब है ऊपर वाले भाग में, सॉरी अधोमुखी का मतलब है नीचे वाले भाग में, और CD भुजा पर जो लगने वाला बल है वो उसे कैसे धकेलता है? ऊपरी मुखी धकेलता है। यानी पहली बार जब बल लगेगा तो AB भुजा ऐसे गति करेगी यानी नीचे की तरफ, और CD भुजा ऐसे ऊपर की तरफ गति करेगी। दोनों भुजाओं पर लगने वाला बल बराबर और विपरीत दिशाओं में होता है, जैसा कि हमको चित्र में दिख रहा है। AB भुजा इस तरफ गति कर रही है और CD भुजा इस तरफ, जिससे कुंडली अक्ष पर वामावर्त क्या करती है? घूर्णन करती है। वामावर्त का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में। वामावर्त का मतलब क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, आधे घूर्णन में जो Q है, Q का संपर्क ब्रूस X से होता है। ठीक है, जो आपका Q वलय है, ठीक है, Q आपका क्या है? यहाँ पर जो Q विभक्त वलय है यहाँ पर, इसका संपर्क किससे होता है? ब्रूस X से। और P का संपर्क ब्रूस Y से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर DCBA के अनुदिश क्या होती है? प्रवाहित होती है। किसके? DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। और प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम क्या होता है? दोहराता रहता है, यानी विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और दूरी का निरंतर क्या होता है? घूर्णन होता रहता है। यानी प्रत्येक आधे चक्र के बाद जो कुंडली की दिशा है, कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा की दिशा है वो क्या होती है? बदलती रहती है, जिसकी वजह से कुंडली लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, और जिसकी वजह से जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरित होती रहती है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 30। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब बिंब वक्रता केंद्र C और F के मध्य हो। प्रश्न में यहाँ पर अवतल लेंस दिया हुआ है, लेकिन अवतल लेंस का प्रश्न कभी भी नहीं पूछा जाता। वो हो सकता है गलती से प्रिंट हुआ है, क्योंकि अवतल लेंस के अंदर केवल दो ही स्थिति होती है। ठीक है, जिसको मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है उत्तल लेंस से। किससे? उत्तल लेंस से। और दर्पण में किससे पूछा जाएगा? अवतल दर्पण से। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब उत्तल लेंस की हम बात करें तो ये हमारे सामने उत्तल लेंस दिया हुआ है। यहाँ पर बिंब को वक्रता केंद्र C1 ये रहा, और आपका मुख्य फोकस F1 ये रहा। यहाँ पर वस्तु को रखा हुआ है इन दोनों के बीच में। तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र C2 से परे, यानी दूसरी तरफ जो वक्रता केंद्र C2 है उससे आगे वाले भाग के अंदर बनेगा आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? ये आपका जो प्रतिबिंब है ये कैसा होगा? ये वस्तु से काफी बड़ा होगा। कैसा होगा? वस्तु से काफी बड़ा। और प्रकृति कैसी है? वास्तविक है और उल्टा है। कैसा है? वास्तविक और उल्टा है। तो इस तरह हमने आपके पक्ष रेखा आकलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।